कॉमर्स एक्सेस इग्नू कोर्स। हेलो फ्रेंड्स, अब आज हम अपनी सेकंड क्लास लेंगे इग्नू की। तो लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था किस तरीके से हम लोग अपने बैच में क्या क्या चीज़ें रखेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे अपना कि हमको कि आंसर कैसे चूज़ करना है। मतलब क्वेश्चंस उसमें क्या 8 या 9 क्वेश्चंस आएंगे आपके हर एक सब्जेक्ट में। तो आपको भी उसमें से टॉप 5 अपने क्वेश्चंस को चूज़ करना है। अब कैसे करोगे, आपके सारे के सारे नंबर उसी पर डिपेंड करते हैं। अगर आपने एक भी क्वेश्चन मतलब 4 में से अगर एक भी क्वेश्चन गलत लिखते हो और एग्जामिनर मतलब आपको एवरेज से 10-10 नंबर देता हुआ आ रहा है, तो आपका एक क्वेश्चन तो गलत हो गया, तो आप तो 40 ही नंबर आ पाए, तो आप तो फेल हो जाओगे, है ना। ऐसे होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इग्नू में। तो इसलिए हमको क्या बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली मतलब प्ले करके क्या करना है कि अपने 5 ऐसे क्वेश्चंस को चूज़ करना है कि हम मात नहीं खा पाएँ किसी भी तरीके से, कि मतलब हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो उसमें। अगर हमें क्वेश्चन आता है तो सही है, नहीं आता तो भी हमें ऐसा करना है कि हम मतलब ऐसा क्वेश्चन को चूज़ करें कि एग्जामिनर को ये लगे कि भाई हाँ, इसने आंसर कुछ सही लिखा हुआ है। और मैं अब आपको इस सारी क्लास में यही बताऊँगा किस तरीके से आपको कोई भी आंसर चूज़ करना चाहिए। ओके। तो क्यों मैं अपने जैसे पर्सनल जो मैंने पेपर्स दिए हैं अपने, मैं उसके आप क्वेश्चन पेपर्स लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और किस तरीके से मैं अपने क्वेश्चंस को चूज़ करके 75+ मार्क्स लेके आया, उस तरीके से आप भी अपने हर एक सब्जेक्ट में 75+ मार्क्स लेके आ सकते हैं। उससे पहले एक और बात कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार जुड़ रहे हैं और इग्नू से रिलेटेड सारा का सारा कोर्स चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे क्या कीजिए बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे और इग्नू के बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें और आगे अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते रहोगे ना पूरा, तो आप आराम से 75+ स्कोर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। मैं क्या करूँगा ना, मैं आप लोग को क्वेश्चन के आंसर भी बताऊँगा इसमें, और प्लस आप लोगों को क्या बुक में से ही बताऊंगा कि हाँ, इस वाले बुक पेज नंबर पे आप खोल के देखो तो आपको ये अलग क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। कब? जब हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आज तो हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर से क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर्स को देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं। तो देखो, आपको दिखाई दे रहा है ना इसमें वीडियो में कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो जैसे इसमें कितना, ये हमारा ओबी का पेपर था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, तो इसमें हमारे कितने क्वेश्चन आए थे, तो इसमें हमारे आए थे 8 क्वेश्चन टोटल। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कुछ, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है। तो आपको कोई भी 5 क्वेश्चन चूज करने हैं जिसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100। ठीक है। मतलब 100 नंबर का पेपर है आपका और आपको इसमें से 5 क्वेश्चन चूज करने हैं और हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स है। इसका मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 20 नंबर का। ये चीज़ समझ में आया आपको। और इसका वेटेज कितना रहेगा, 70%। मतलब जितने भी आपका 100 में से जितने भी नंबर आए, मानो आपके 100 में से 80 नंबर आए, ठीक है, 80 आए, तो आपका इसका 70% कर दिया जाएगा। मतलब 70% कितना हुआ इसका, 56 हुआ। तो उसके आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 80 के 56। और प्लस आपको जो 30% होगा वो किसका मिलेगा, आपके जो आपने असाइनमेंट जो सबमिट किए हैं। तो अगर आप देखो, अगर आपको इसमें से मतलब यहाँ पे 50 नंबर भी मिल जाते हैं और उसमें आपको असाइनमेंट में 27 या 25 भी नंबर अगर मिल भी जाते हैं मिनिमम, ठीक है, तो आपके आराम से स्कोर कितना बन जाता है, 75। ठीक है। ये तो बहुत ही मिनिमम स्कोर है कि मतलब आपको 50 नंबर यहाँ से मिले, लेकिन आपको कितने स्कोर करना है, कम से कम 60 स्कोर करना है। ठीक है। तो 60 स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस वाले पेपर में। आप लोग मतलब कि यही है कि बस कैसे भी जो मैं आपको बता रहा हूँ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और हमारे चैनल के साथ में क्या करो, जुड़े रहो। चलो अपना बताएं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे इसमें मैं 8 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो मैंने देख के कहा कि चलो 8 क्वेश्चन से मैं टॉप 5 सबसे पहले क्या, आपको मतलब ऐसा नहीं कि पेपर में बैठे और लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। आपको पेपर 5 मिनट पहले मिलेगा, उस 5 मिनट पहले से क्वेश्चन पेपर से वो ओवर गो थ्रू करिए। कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्रिटिकली एग्जामिन एनी 2 ऑफ देम। और देखो, मैं इसमें आपको यही बताऊंगा मैंने कौन कौन से आंसर चूज किए थे, क्यों किए थे। तो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन आया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो देखो, अब इसमें क्या है कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नंबर का डिवीजन कैसे है। इसमें 4+6 है, मतलब कि वो इस वाले क्वेश्चन का जो है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे 4 नंबर का है। लेकिन क्रिटिकली एग्जामिन एनी 2 ऑफ देम, ये कितने नंबर का है, ये 16 नंबर का है। ठीक है। तो आपको बड़ा आंसर किसका लिखना है, इस वाले का, छोटा आंसर किसका लिखना है, ऊपर वाले का। और मेरी बात सुनो, आपको 23 से 24 पेजेस की शीट मिलेगी, तो आपके पास में 5 क्वेश्चन के लिए मतलब हर किसी के लिए लगभग 4-4 या 5-5 शीट्स होती हैं।
ठीक है, आगे पीछे की बात करता हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो उसमें हर क्वेश्चन के आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन शीट्स भर के आनी है, पूरा मतलब लास्ट तक पेपर भर के आना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन या फिर एक भी शीट खाली नहीं छोड़नी, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भैया बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ के आया था और पूरी चीज़ें लिखा, और डिटेल में लिखो हर एक चीज़, कोई जरूरत नहीं है शॉर्ट में लिखने की वहाँ पे। ये चीज़ समझ आई आपको? तो देखो, सबसे पहले हमारा 1 क्वेश्चन हुआ, तो हमने इसमें देखा कि मुझे क्लासिकल थ्योरी आती है नहीं आती। एक पॉइंट में मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि भैया मुझे नहीं आती, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को स्किप किया, मैं आगे चला। साउंड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू द कंटिन्यूटी एंड सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइजेस। तो मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन की इसमें क्या पूछी हुई है कि इंपॉर्टेंस पूछी होगी। चलो आगे पढ़ता हूँ। डिस्कस एंड हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछी है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के पेपर पढ़ के जा रहे हो तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या हमारी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी ही होंगी। ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, और इसकी प्रोसेस होती है जो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो हमने ये भी पढ़ी हुई थी। तो मैंने मेरे माइंड में क्लिक किया, मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ एक सर्किल कर लिया। ठीक है, कि मुझे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आता है, तो मैंने यहाँ पे सर्किल कर लिया। फिर मैं आया क्वेश्चन नंबर 3 पे। डू यू थिंक दैट पीपल बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी? ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा क्वेश्चन। डिस्कस एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, ऑल्सो डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन है, हालांकि 10/10 से दे दिया, तो आप इसमें क्या करोगे? अब आप इसमें ये चीज़ करो कि आपको जो भी चीज़ सबसे अच्छे से आती है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आता था, तो मैंने इसको 10 नंबर का लिख दिया पूरा का पूरा, और बाकी के इन दोनों को मैंने क्या किया, 5-5 नंबर का डिवाइड करके, मतलब लगभग एक पेज का, फिर 1.5 पेज का करके तो वो कर दिया। ठीक है, फिर मैंने इस पर टिक किया अपने। तो अब मेरे देखो 2 क्वेश्चन हो गए पेज 1 से। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी, क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। मुझे हालांकि ये वाला क्वेश्चन भी आता था, पर मैंने आगे देखा कि आगे अपने और क्वेश्चन देखूँ, तो मुझे क्या पता लगा, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो मैंने कहा यार ये क्वेश्चन तो कम्युनिकेशन का है, ये बहुत ज़्यादा इजी है और इस पर मैं मतलब बड़ा बड़ा लिख भी सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5 चूज़ करता हूँ, जबकि 4th को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने 4th पे टिक कर लिया, 5th पे टिक कर लिया। फिर मैं गया, हाउ डज द टीम डेवलप इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं था स्टार्ट, हालांकि मुझे आता था, पर मैंने क्या किया, मैंने इसको भी टिक कर लिया ऐसे। ठीक है, जब मैंने इसको टिक किया तो मेरे पास देखो कितने क्वेश्चन हो गए पूरे, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए मेरे पास, कब से 6 क्वेश्चन में। फिर मैंने कहा चलो आगे और देख लेता हूँ। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 देखा, डिस्कस द वेरियस रेजिस्टेंस टू चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन यू ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज। मुझे आता तो 7th वाला क्वेश्चन भी था, मैंने इस पर टिक कर लिया। फिर मैं 8th वाले पे गया, राइट शॉर्ट नोट्स आई नीड टू। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ये मुझे आता था, नीड फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये मुझे आता था, मैनेजिंग अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये भी आता था, पर मुझे डी नहीं आता था, डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। तो अब देखो, अब मैंने जब टिक कर लिया तो एक बार में मेरे कितना 3 मिनट लगे मुश्किल से मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने में। तो 3 मिनट में मुझे क्या पता लगा, मुझे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि मेरे पास क्वेश्चन कितने करने मुझे 5। तो अब मैंने देखा कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन कौन से अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया, मैंने इसके ऊपर टिक लगा दिया, हाँ भैया ये मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा पूरा हो गया। मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 3 ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। फिर मैं गया जब अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो मैंने कहा यार ये क्वेश्चन और 6th वाले में मुझे अब कोई ना कोई चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने देखा टीम डेवलप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आता तो मुझे ये भी है, बट मेरा इतना ज़्यादा मतलब इसमें कहोगे आपकी इतना बड़ा मैं लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको रॉन्ग कर दिया, और फिर मैंने क्या किया, 5th वाले को टिक कर लिया, क्योंकि अब मेरे पास कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 हो गए, है ना। और अब ये वाला क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आता था, कौन सा, रेजिस्टेंस टू चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने इसको भी टिक कर लिया अपना। तो अब मेरे कितने हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए। फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्योंकि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास में 8 में से मैं 3 क्वेश्चन पहले ऊपर छोड़ चुका हूँ। फर्स्ट वाला नहीं आता था, क्योंकि मुझे 4th वाला मैंने कहा इसमें तो मुझे थोड़ा बहुत ही आता है, मतलब मैं 4-5 पन्ने नहीं भर पाऊंगा, तो मैंने कहा 2 पन्ने भरने से अच्छा है कि मैं इसको नहीं करूं। फिर मैंने अपना 6 वाला क्योंकि क्वेश्चन छोड़ दिया। अब मैंने 8 वाले में देखा कि ये मुझे तीनों के तीनों टॉपिक्स आ रहे हैं, अब मुझे इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा आता है। तो मुझे आता था नीड फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, क्योंकि इसमें क्या हमको इंपॉर्टेंस लिखनी थी, और इंपॉर्टेंस हमने किसमें, इसमें भी लिखनी थी। तो इन दोनों का आंसर क्या था, लगभग सेम था, बट यही है कि इसमें आपको 2 पेज की इंपॉर्टेंस लिखनी है। ठीक है, और इसमें आपको कितने लगभग
लगभग इसमें भी आपको 2 पेज की लिखनी, क्योंकि सॉरी ये वाला है ना हमारा, तो इसमें आपको कितने लगभग आपको इसमें 1.5 पेज की या फिर 2.5 पेज की इंपॉर्टेंस अपनी लिखनी है। फिर उसके अंदर मैनेजिंग अ मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था, तो मैंने इस तरीके से फिर क्या इसमें से भी बी और सी को चूज़ किया। चीज़ समझ में आई आपको किस तरीके से हमको किसी भी पेपर में क्या करना है, अपने आंसर को चूज़ करना है। और ये देखो, ये मैं अपना वाला पेपर दिखा रहा हूँ आपको जिसमें मैंने 75+ स्कोर किया है, किस तरीके से किया है वो मैंने चीज़ आपको बताई। कोई डाउट है ना इस वाली चीज़ में? ईजी समझ में आया कि हमको किस तरीके से अपने 8 में से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन ऐसे चूज़ करने हैं। और ये कितना टाइम लगा मुझे इसमें, टोटल 5 मिनट लगा, जबकि मैं आपको समझा रहा हूँ तब मुझे 5 मिनट लगा। अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता तो मुझे उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगते। 5 मिनट पहले आपका एग्जामिनर आपको क्या देगा, क्वेश्चन पेपर दे देगा, तो आप कम से कम 3 से 4 मिनट में उसमें अपना इस पूरे को क्या कर सकते हो, एक बार देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मुझे नहीं आता था, मैंने छोड़ दिया। 2 मुझे आता था, मैंने सर्किल कर लिया। 3 मुझे आता था, मैंने सर्किल कर लिया। 4 मुझे नहीं आता था, 5 मैंने सर्किल कर लिया। 6 मैंने सर्किल कर लिया। 7 मैंने सर्किल किया। 8 मैंने सर्किल किया। फिर मैं गया पीछे, मैंने कहा अब मुझे सबसे बेस्ट वाले चूज़ करना है, ठीक है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा लिख भी सकूँ। तो फिर मैंने इसको चूज़ कर लिया, अपने टिक मार लिया, इसको टिक मार लिया। 5th को टिक मारा, 6th को मैंने कहा इसमें ज़्यादा लिख नहीं पाऊंगा, तो मैंने इसको क्रॉस मार के 7 को और 8 को टिक कर दिया। तो कितने क्वेश्चन हुए मेरे? 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखो, हर क्वेश्चन में अगर मुझे 5 में से भी वो कितने कितने नंबर दे देता है, 16 16 17 17 नंबर भी दे देता है, क्योंकि मैं लिख के इतने ज़्यादा आऊँगा। तो मेरे कितने नंबर हो जाते हैं आराम से, मेरे 80+ इसमें नंबर हो जाते हैं। और फिर इसके हिसाब से मुझे 60 नंबर इसमें मिलते हैं, 25 नंबर लगभग उसमें। तो आप देखो, आप मतलब 80 के लगभग क्रॉस कर सकते हो अगर आप किस तरीके से क्वेश्चंस करो कि क्वेश्चंस का आप डिवीजन समझ जाओ। कब से पहले? अटेम्प्ट करने से पहले। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे गए और शीट उठाई और लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना यार, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऐसा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। आप बस ऐसा करके करो कि अपने क्वेश्चंस को डिवीजन सबसे पहले करो। अब देखो, आप कई बार बच्चे ये पूछते हैं सर कि हम आंसर कितना बड़ा लिखें। तो देखो, आपके पास में क्या है, जैसे 20 नंबर का पेपर है, ठीक है, तो 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके पास में कितनी शीट्स हैं? 1 2 3 4 5 हैं। ठीक है, जब देखो आपके पास में क्या है, 12+8 नंबर का क्वेश्चन है, तो 12 नंबर का आपको कितना ऊपर वाला, डिस्कस एंड हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप इसमें कितने पेज लिख दोगे? आप इसमें लिख दो भैया 3 पेज पूरे, 1 2 3, ठीक है, 12 नंबर के लिए। और 2 पेज आप किसके लिए लिख दो? 8 नंबर के लिए। ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। और देखो, आप स्टेप्स कैसे लिखोगे इसमें, मैं आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने का। उससे क्या होगा, आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखो 1, ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे एक ऐसे एरो बनाओ, फिर यहाँ पे लिखो 2। स्टेप्स को हमेशा इसी तरीके से लिख के आना है। फिर यहाँ पे नीचे ऐसे वो बनाओ एरो, फिर यहाँ पे लिखो 3, ठीक है। इस तरीके से जितने भी हमारे स्टेप्स होंगे वो लिख के, और फिर यहाँ पे लास्ट में जैसे मानो ये अगर ये 6th स्टेप पे खत्म होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेप 6, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनल स्टेप। ठीक है, एरो करते हुए आएंगे और लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, हमारा फाइनल स्टेप। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को एक चीज़ पता लग जाएगी कि भैया, क्योंकि देखो उसके साथ बंडल में कॉपीज आती हैं चेक होने के लिए, ठीक है, उसके साथ इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरा आंसर पढ़े, तो उसको एक चीज़ पता लग जाएगी कि भैया हाँ इसको आंसर आता है। ठीक है, अब वो आगे जब आपकी आंसर शीट को पढ़ेगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वे, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लेगा कि हाँ भैया इसने सही चीज़ लिखी है, कुछ गाना ना नहीं लिख दिया, तो वो उसमें क्या करेगा, फिर आपको इसमें पूरे नंबर लगभग दे देगा। आप ये वाला एक चार्ट बना के आओ पेपर में जरूर, ठीक है, कोई ऐसे घिचड़ पिचड़ सी थ्योरी सी नहीं लिख के आओगे कि मतलब नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, ऐसा नहीं, बहुत अट्रैक्टिंग सा बनाओ। ये चीज़ समझ आई आपको? और फिर उसके अंदर सुनाओ मेरी बात, जैसे आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले ब्लैक, यहाँ पे ऐसे जैसे हमारी मार्जिन होगी उसमें ऐसे हाईलाइट करो, यहाँ पे लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ किसका, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और उसका वो कर दो, अंडरलाइन कर दो। फिर यहाँ पे डालो क्या, क्वेश्चन 1 मत डालो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वाला डालो, ऊपर में आपकी डबल होगी, यहाँ पे सिंगल वाला डालो, यहाँ पे उसको ब्लैक पेन से लिखो, हाईलाइट करो, फिर यहाँ पे एरो दो एक छोटा सा, और यहाँ से आंसर लिखना शुरू करो, इसके नीचे की एक लाइन खाली छोड़ दे वाली, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे 2 लाइन लिखो, और फिर यहाँ से बाकी का अपना ऐसे पैराग्राफ में नीचे लिख दो। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? इसमें बिल्कुल भी घिचड़ पिचड़ नहीं होगी ना पेपर में, और करनी भी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को जितना ज़्यादा साफ दिखाई दे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ समझ में आई आपको कि किस तरीके से आपको आंसर को लिखना है, किस तरीके से स्टेप्स भी लिखने हैं। चलो आगे चले अपना।
अब हमारा क्या, देखो ये सब चीज़ें वही हैं। फिर उसके बाद में क्या आता है, 8 या 12 नंबर का मैंने आपको बता दिया। 10-10 नंबर में आपको क्या करना है, 10-10 नंबर के लिए ना आप 6 शीट्स को अपने बचा के रखो, मतलब पहले से काउंटिंग करो और उसमें 6 शीट्स को बचा के रखो। तो आप क्या करो, 3 पेज में पहले 10 वाले का लिखो और 3 पेज पे दूसरे 10 वाले का लिख दो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, हाउ कैन यू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो है हमारा बाद वाले 3 का। और इससे पहले क्या, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन के मतलब इंपॉर्टेंस को एक तरीके से हमको इसको समझाना है, तो उसको आप 3 पेजेस पे लिख दोगे। किस तरीके से लिखोगे, आप देखो सबसे पहले ऐसे नहीं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऊपर से लिखा और स्टार्ट कर दिया, नहीं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मिटा दें। जैसे ये आपकी शीट है मान लो, ठीक है, इस तरीके की शीट आती है रेक्टेंगल शेप में, ऊपर से ऐसी A4 टाइप में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 या फिर आंसर नंबर 5, जो भी कुछ आप लिखते हो। इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दिया। यहाँ पे लिखोगे कम्युनिकेशन। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में लिखोगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस बिटवीन अ सेंडर एंड द रिसीवर। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिख दो, कितनी 3 लाइन की लगभग। ठीक है, 3 लाइन की आपकी डेफिनेशन होगी। फिर उसके अंदर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हेडिंग डालोगे और इसके नीचे से फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, जो भी कोई इसकी इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस होंगी। तो इस तरीके से क्या आपकी शीट देखो, अब आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखी, यहाँ पे आपने क्या लिखा, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, और यहाँ पे आपके 2 या 3 लाइन के क्या बनेंगे, 2 या 3 पॉइंट्स यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, विद सूटेबल एग्जाम्पल्स भी लिखा हो तो आपको एग्जाम्पल्स भी देने। तो लास्ट का आप आधा पेज किसके लिए रख दो, एग्जाम्पल के लिए रख दो। ये चीज़ समझ में आई आपको। तो देखो इससे क्या होगा, एक तो आपकी शीट भी भर जाएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता होगा ना कोई भी आंसर, तो भी आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भर दोगे, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि हाँ भैया इसका आंसर क्या है, आता है। ठीक है, समझ में आया। कुछ है हार्ड, कुछ भी नहीं यार, इतना ईजी था। ये वाला तरीका इस्तेमाल करोगे ना तो 100% आपके 70 या 75 से प्लस नंबर आएंगे ही आएंगे। चलो, अब हमारा क्या आता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, MCO 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड सेलेक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च अप्रोचेस इन बिजनेस मैनेजमेंट। अब इसमें और था, फर्स्ट में ही और दे दिया। ठीक है, तो इसमें से मैंने क्या A वाला चूज़ किया। फिर क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन आया जिसको मैंने छोड़ दिया। फिर क्या आता है हमारा थर्ड। अब देखो मैंने इसको क्यों चूज़ करता हूँ, मेरे को ना ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चन चूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है जिसमें शॉर्ट नोट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ना आपको क्या इसमें 5-5 नंबर का लिखना है और कितने 4 लिखने हैं। तो आप इसमें से क्या करो, 1.5 पेज का लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आप किसी भी टॉपिक में ना 1.5 पेज लिखना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। जैसे स्टेजेस इन द बिजनेस रिसर्च प्रोसेस है भैया, तो आपको एक लगभग आप 1 पेज पे तो अपना आधे पेज पे ये बना दो इस तरीके से। ठीक है, और फिर बाकी के 1 पेज पे उस प्रोसेस को डिफाइन कर दो, तो हो गया ना इजी। इंटरव्यू मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कि आपको इंटरव्यू के सबसे पहले देखो, और इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले आप इंटरव्यू के बारे में लिखोगे कि इंटरव्यू है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करोगे, आपकी इंटरव्यू की डेफिनेशन होगी, लगभग आधा पेज आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर 1 पेज पे आप क्या अपने इंटरव्यू के बारे में लिख दोगे कि हम किस तरीके से इंटरव्यू मेथड में डाटा को कलेक्ट करते हैं, कि मतलब आपको वन फेस टू फेस मिलना होता है, या फिर आप तो जैसे नए ज़माने आप G-Docs में भी भेज सकते हो अपने सर्वे वगैरह। तो इस तरीके से प्रिकॉशंस इन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इसको लिख दो। फिर यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें आप WPI CPI ये सब कुछ लिख सकते हो। व्हाट इज ची स्क्वायर टेस्ट, ये लिखना है। व्हाट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार भी कर लेना। देखो इसमें बता दूं आपको, एक तो ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी है ना, ये सारे के सारे अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, ची स्क्वायर टेस्ट को अच्छे से पढ़ो और एनालिसिस ऑफ डाटा वेरिएंस को अच्छे से पढ़ो, इसको छोड़ना नहीं है। स्केलिंग की टेक्निक्स को पढ़ लो। ठीक है, 6th वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप क्लस्टर लेकिन एनालिसिस को पढ़ लो अच्छे से। फिर क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल टेंडेंसीज, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। एंड मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर्स। ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। तो अब इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको ऊपर वाले में समझा दिया किस तरीके से हम लोग आंसर को लिखना है। ठीक है, तो इसमें मैंने इसी तरीके से चूज़ किया अपना कि कौन सा मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है। अब आता है क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट, सबसे ज़्यादा इजी और अच्छा टॉपिक है। स्कोरिंग है बहुत ज़्यादा, आराम से बड़े आराम से मतलब 80+ नंबर लेके आ सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था FDI एंड FII के बीच में पूछा हुआ था, तो मुझे हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है FDI एंड FII, तो मैंने इसको किया अटैम्प्ट। फिर मुझे इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पूछा था, तो मुझे ये भी आता था, मैंने इसको भी किया। फिर मैं गया जब क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो मुझे स्मॉल स्केल सेक्टर मैंने देखा कि ठीक है भैया मुझे आता तो है, पर मुझे इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, तो मैं आगे चला गया। फिर मैं 4th पे आया, तो मैंने ये पढ़ के गया था, इस रेगुलेटरी पॉलिसी मेजर्स प्रिवलेंट टिल मिड 80s।
और फिर 1991 के तो इकोनॉमिक पैकेज था ही, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आता था। और सुनो, हाँ, अब मैं आपको बता दूं, अगर इकोनॉमिक पैकेज देखो क्वेश्चन फिर से आता है ना, तो मैंने वीडियो बना के डाली हुई है, 3 वीडियो हैं लगभग, तो आपको 1-1.5 घंटा लगेगा पूरी वीडियोस देखने में। आप उसको देखो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर चाहे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, और इसमें एक क्वेश्चन जरूरी आता है बिजनेस इन्वायरमेंट में ना, एक क्वेश्चन हमारी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड जरूर आता है, ठीक है, 1947 से लेके 2000 और 1991 तक की। तो मैंने उसमें सारी पढ़ाई हुई है, आप उस वाली वीडियोस को देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपके पेपर में चाहे कोई भी क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आए या फिर इससे रिलेटेड आए, तो आप उसको बड़े आराम से कर दो। फिर मैंने देखा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, तो मैंने इसको छुआ भी नहीं, ठीक है। अब देखो मेरे को 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ से आगे थे। फिर मैं 6th वाले पे गया तो 6th वाला ही मुझे आता था, ठीक है। फिर मैं जब 7th वाला पढ़ा तो मुझे ये भी आता था, तो मैंने इसको भी सर्किल कर लिया। हालांकि मुझे वैसे आता तो 8th एंड 9th वाले भी थे। इसमें 8th वाले मुझे क्या करना था, इन दोनों के बारे में 10-10 नंबर का था। कंपटीशन एक्ट पढ़ लिख के जाना, 100% आएगा क्वेश्चन इससे, ठीक है। और फिर या फिर अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, एक एक पेज का लिखना होता है, तो आप बड़े आराम से इसको लिख देते। लेकिन मेरे को ऊपरी 5 क्वेश्चन मेरे मिल गए थे जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आते थे, तो इसलिए फिर मैंने इनको छुआ नहीं, क्योंकि मैंने कहा चलो वही वाले मुझे ज़्यादा अच्छे से आते हैं तो मैं उसको कर लेता हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ लेना, और फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया ये भी पढ़ लेना। तो अब देखो मुझे इसमें 5 क्वेश्चन अपने मिल गए थे पहले, तो मैंने इसको भी कर लिया ऊपर से ही, तो मुझे कुछ भी मतलब दिक्कत नहीं आई पेपर करने में। इस वाले में बहुत ज़्यादा इजी पेपर था, तो आप इस वाली वीडियो को जरूर से देखना, 1991 वाली को, ठीक है, सो दैट आपको कोई भी अगर डाउट वगैरह हो तो वो क्लियर हो जाए। बुक से पढ़ के नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अब देखो अब हमारा है क्या, मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे क्या है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो अब आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम न्यूमेरिकल को किस तरीके से चूज़ करें। तो सबसे पहले जब मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया तो मैंने पढ़ा विच डिफरेंट एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। बहुत ज़्यादा ईजी है, 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मुझे याद था, तो मैंने इसको चूज़ किया। फिर नेचर ऑफ कॉस्ट, मैंने इसको भी लगा दिया, ठीक है, मुझे आता था, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल रेशियोज मुझे आते थे, रेशियोज, बट मुझे सारे के सारे रेशियोज नहीं आते थे, तो मैंने क्या किया, रेशियोज का क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ दिया। मैंने कहा अगर होगा तो मतलब आगे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो वापस आऊँगा, बट मैंने अभी इसको कोई टिकट नहीं किया। फिर जब मैं आया 4th पे तो मैं बजटरी कंट्रोल पढ़ के गया था, क्योंकि बजटरी कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी इसको पढ़ के जाना, मतलब किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। बजटरी कंट्रोल की हर एक चीज़ पढ़ के जानी है, मैं भी आपको बताऊंगा भी आगे क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर मुझे व्हाट इज़ परफॉर्मेंस बजटिंग ये भी आता था, और मुझे ये क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट भी आता था। तो अब मेरे देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए मेरे 5 में से, ठीक है। फिर मैं गया 6th वाला क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमेरिकल था, तो मैंने कहा न्यूमेरिकल में क्या है, आपको ज़्यादा फायदा मिलता है एज़ कम्पेयर टू किसमें, थ्योरी में, क्योंकि थ्योरी में आपके नंबर कटने के चांसेस हैं, बट आपका न्यूमेरिकल में नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है अगर आप न्यूमेरिकल पूरा पूरा सही करके आते हो, जैसे 10 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें हालांकि मुझे 10 में से वो 7 या 8 नंबर दे देगा, बट अगर मेरा इसमें आंसर मैच हो जाता है 10 नंबर का, तो इसमें से मुझे 10 में से 10 ही देगा। तो मैंने 10 नंबर का ये वाला चूज़ किया, और मैंने 20 नंबर का ये वाला चूज़ कर लिया। तो देखो 30 नंबर तो मेरे यहीं पे हो गए पूरे के पूरे, ठीक है। और अगर मुझे 7th वाला भी आता क्वेश्चन, 7th वाला मुझे आता नहीं था, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इसको अटेम्प्ट नहीं किया, तो मेरे कितने क्वेश्चन हो जाते, तो मेरे 50 नंबर पूरे के पूरे यहीं पे हो जाते हैं ऐसे ही। अब आप सोच रहे हो मतलब 50 नंबर तो यहीं से हो गए भाई। अब आपको पास तो आप हो गए इसमें बड़े आराम से, बट अब आपको क्या, अब आपको स्कोर करना है कितना, 80 से ऊपर, 50 आपके मिनिमम हो गए इसमें। फिर 8th वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैं पीवी रेशियो करके गया था बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल नहीं आया इसकी जगह पे, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने एक न्यूमेरिकल बना के सॉल्व कर दिया पेपर में, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या था आपको कि ब्रेक इवन पॉइंट से मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेना था, और सेल्स प्राइस को इंक्रीज करके या फिर डिक्रीज करके आपको दिखाना था। तो मैंने पहले सेल्स प्राइस को 30 लिया, फिर मैंने उसको 50 कर दिया, और बाकी सब मतलब मैंने वेरिएंस और उन सबको सेल्स को इक्वल रखा। जब मैंने इसको 50 कर दिया था तो इससे मेरा आंसर बड़े अच्छे से इफेक्टिवली दिखाई दिया, तो मुझे लगता है कि मुझे इसमें 20 नंबर जरूर मिले होंगे। फिर मुझे क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तो मुझे ये भी आता था, पर मुझे इतने ज़्यादा अच्छे से आता नहीं था, तो इसके लिए फिर मैंने क्या चूज़ किया, देखो इस वाले पेपर में आपको तो मुझे 80+ नंबर मिले हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग में मुझे, क्योंकि मैंने इसमें न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट किए थे। तो इसके लिए मतलब आपको कोई भी हद किसी भी तरीके से ना, आपको न्यूमेरिकल में कोई भी टीचर रोक नहीं सकता अगर आप न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से करके जाओ। तो अब देखो मैंने किस तरीके से चूज़ किए थे, तो मैंने चूज़ किया सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन अपना 1 2, ठीक है। फिर मैंने हालांकि 2 के बाद में काट दिया, क्योंकि मैंने 1 मुझे अच्छे से आता था, ठीक है, 4th मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आता था, तो मैंने क्या किया 2 को काट दिया, 1 2 क्वेश्चन हो गए मेरे। 5th क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल था तो मैंने इसको चूज़ किया, 1 2 3 क्वेश्चन से हो गए, ठीक है।
सिक्स्थ वाला मैंने चूज़ कर लिया क्योंकि 4 मुझे न्यूमेरिकल इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता था। सेवन्थ मुझे नहीं आता था तो मैंने इसको काट दिया, ठीक है। तो और क्योंकि फिर मुझे एट्थ वाला बहुत ज़्यादा अच्छे से आता था, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के गया था। आप भी पीवी रेशियो को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, इसका क्वेश्चन जरूरी आएगा ही 20 नंबर का, ठीक है। तो आप लोग इसमें से 20 नंबर अच्छे आराम से स्कोर कर सकते हैं। फिर मैंने क्या नाइन्थ वाले क्वेश्चन को अपने काट दिया क्योंकि मेरे 5 क्वेश्चन पूरे हो गए थे। समझ में आया। फिर आता है कि हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फिर बड़े आराम से थ्योरी है लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। तो देखो बहुत ज़्यादा इजी सा है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने ये अपने उसमें फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था, मार्केटिंग मैनेजर शुड फोकस मोर ऑन माइक्रो एनवायरनमेंट देन द मैक्रो एनवायरनमेंट। तो मुझे आता था कि आपको माइक्रो, डू यू एग्री, तो इसमें हमको क्या करना था, नो आई एम नॉट एग्री विथ इट बिकॉज बोथ एनवायरमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केटिंग मैनेजर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना था इसमें दोनों के लिए, इसमें आपको नो आई एम नॉट एग्री विद दिस इस तरीके से करना था, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको लिखना था कि किस तरीके से दोनों की एक पेज में लगभग इंपॉर्टेंस को समझाना था, ठीक है। एक पेज में आप क्या दोनों की इंपॉर्टेंस को समझाते, यहाँ पे पहले आप थोड़ी सी माइक्रो की, फिर यहाँ पे मैक्रो की, फिर इसके में क्या था कि डू यू एग्री, गिव कमेंट्स, सपोर्ट योर आर्गुमेंट। फिर उसके बाद में आपको यहाँ से एक पेज पे आपका क्या होगा, छोटी मोटी इंपॉर्टेंस होगी। फिर यहाँ पे आप क्या करते, एक ऐसे बनाते, ठीक है। यहाँ पे बीच में लिखते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, यहाँ पे इस तरीके से बनाते, और माइक्रो एनवायरनमेंट के जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे हमारे कस्टमर्स हो गया, हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए, तो ये सब लिखना था। फिर उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी थी किसमें, लगभग 1.5 पेज में। तो हमारा कितना पेज हो जाता है, ये एक पेज इसका, 1.5 पेज इसका, 2.5 पेज हो गया। फिर आप आधे पेज पे, अगले वाले पेज पे क्या करते, फिर यहाँ पे माइक्रो एनवायरनमेंट लिखते, और फिर इसकी इस तरीके से कि हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हमारा मार्केटिंग कंडीशंस, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ लिखते। तो इससे क्या होता है, आपका कितने पेज हो जाते हैं, 3 पेज। फिर आप लगभग 1.5 पेज पे या फिर 2 पेज पे अपने क्या करते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट की वो करते, डेफिनेशन को लिख देते या फिर उसको डिफाइन कर देते अच्छे से, उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह लिख देते, ठीक है। फिर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन कंज्यूमर मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशन मार्केट, डिस्कस द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मार्केट्स। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सबसे पहले हमको क्या, लगभग एक पेज पे क्या करना था, हमको डिफरेंस करना था किसका, कंज्यूमर मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशन मार्केट का। और फिर हमको 15 मार्क्स का क्या लिखना था, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मार्केट्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। अब देखो आपको कंज्यूमर मार्केट पे तो आपने लिख दिया, अब आपको उसको क्या करना, डिफाइन नहीं करना। अब आपको डिफाइन किसका करना है, ऑर्गेनाइजेशन मार्केट का, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर देते उसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे नहीं आता था, क्या था कि मेथड्स यूज्ड इन पोजीशनिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। तो पोजीशनिंग प्रोडक्ट का मुझे नहीं आता था, मेथड्स क्या आते, तो मैंने इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दिया। हालांकि इसमें मुझे बी वाला आता था, कीप इन माइंड वाइल डेवलपिंग एन इफेक्टिव मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसको मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे एक नहीं आता था, तो 10 नंबर की बिना फालतू में क्यों करूँ। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे गया तो बहुत ज़्यादा ईजी सा था, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5 लग रहा था, डिस्कस वेरियस फैक्टर यू शुड कीप इन माइंड वाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना भी है, एंड आपको क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। और मैंने ये वाला क्वेश्चन भी किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ईजी था, तो मैंने फिर ये वाला चूज़ किया, ये लॉजिस्टिक्स वाले में लास्ट वाले चैप्टर में है। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए। फिर कस्टमर सर्विस एंड कॉस्ट रेगुलेशन, हालांकि ये अच्छा क्वेश्चन तो है बट आप 3 4 इसमें 4 5 पेज नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आप इसको छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे नहीं आता था, फिर मैंने 9 पे क्या किया, जैसे मैं आपको बताया कि मुझे शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें नंबर मिलने की चांसेस क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो रीसेल प्राइस मेंटेनेंस मैंने किया, एंड रीजंस फॉर फेलियर ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। तो बहुत ज़्यादा ईजी सा था कि आप पैकेजिंग अच्छी नहीं दे रहे हो, क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहे हो, रीजनेबल प्राइस नहीं रख रहे हो, ठीक है, आपने प्रमोशन अच्छे से नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर मैंने ये वाला क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया। ये चीज़ समझ में आया। और देखो आप मतलब डायरेक्ट जाके ऐसे नहीं कि पेपर में लिखना स्टार्ट कर दिया, आपने इस तरीके से पहले एनालिसिस किया। फिर देखो मुझे क्या था कि जब मुझे यह था ना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भूल जाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से लिख लिया इसको कि जब आपकी सर्विस होती है तो आप क्या करते हो, प्रोडक्ट होता है, आपका एजेंट होता है, आपका कस्टमर होता है, प्रोड्यूसर एजेंट कस्टमर, इस तरीके से आपका कंज्यूमर होता है। तो इसमें 3 4 तरीके के होते हैं, इंडस्ट्रियल में अलग तरीके से होता है, तो मैंने इस तरीके से बना लिया था। अब आता है क्या हमारा लास्ट, जो कि क्या हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये भी हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है, तो आपको इसमें न्यूमेरिकल देखने चाहिए। तो इसमें देखो सबसे पहले येलो न्यूमेरिकल आया EBIT का, बहुत ज़्यादा ईजी सा एकदम आ गया था, मतलब कुछ था नहीं इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आप क्या करोगे ना, आप अपने फाइनल शीट में क्या करना कि एक ऐसे वो बना लेना,
मतलब उसका फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लिया, और सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या कर लिया आपने, उसका निकाल लिया मैंने इसमें। चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, क्या छोड़ो उसको, मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट आया था, तो फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे भैया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ डज द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ठीक है, आपके रिस्क को किस तरीके से कम करता है, तो ये हमने पढ़ना था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मेन यही था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप एक पेज पे लगभग डिफाइन, आधे पेज पे डिफाइन करो, और उसके बाद में 1.5 पेज में लगभग क्या लिखो, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की क्या करो, उसकी इंपॉर्टेंस को छाप दो, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हमारा इसमें 1.5 पेज भर जाएगा, फिर ये कितना 8 नंबर का है, तो आप 2 नंबर का क्या लिख दो, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है। तो आपके कितना लगभग इसका 3 पेज आपके 5 पेज आपके हो गए पूरे, ठीक है। फिर हमारा क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अमाउंट, तो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था, तो मैंने इसको छोड़ ही दिया। व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये मुझे आता था, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे से नहीं आता था, तो 12 नंबर यहाँ पे चले जाते, तो इसके लिए मैंने इसको क्या किया, पूरे क्वेश्चन को ही छोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके आपको देखना है कि आपको कौन सा पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, कौन सा नहीं आता, सो दैट आप उसको छोड़ सको। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे जब मैं गया, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन आता था अच्छे से, कि इसमें आपको क्या वर्किंग कैपिटल और उसके ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना था, डिफाइन करना था। बहुत ज़्यादा ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड है नहीं इसमें। फिर हमको सिक्योरिटाइजेशन और हमको क्या फैक्टरिंग के बीच में क्या करना था, डिफरेंस करना था, ठीक है। 10 नंबर का था। तो मेरे को डिफरेंस वाले क्वेश्चन ना इतने ज़्यादा अच्छे लगते नहीं है, तो मैंने क्या किया, अभी मैंने इसको थोड़ा होल्ड बैक पे रख दिया। फिर मैं जब गया क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो ये मुझे आता था बहुत ज़्यादा अच्छे से, पढ़ के गया था, EBIT EBT, तो मैंने इसको क्या टिक करके मैं आगे चला, ठीक है। मैंने एश्योरेंस नहीं बनाया कि इसको करूँगा, लेकिन हालांकि मुझे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसको टिक कर लिया था, क्योंकि इसमें 20 नंबर देखो पूरे के पूरे मुझे मिले होंगे, इसमें मेरे 80+ नंबर आए थे। फिर व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़, ये मुझे आता था, मैंने इसको भी अपने टिक कर लिया, ठीक है। दोनों के दोनों ही आते थे, रिस्क एंड रिटर्न में क्या कंसेप्ट मतलब एक दूसरे से किस तरीके से मिलते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, तो आपको रिस्क भी इसमें डिफाइन करना था। तो आप क्या करते हैं, इसमें 5-5 नंबर में डिवाइड कर लेते, मतलब लगभग एक पेज पे आप ऊपर वाला ये एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, एंड एक पेज पे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। फिर हमारा आता है क्या क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रट्टा मार लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसको पढ़ के जाओ, ठीक है। अब मेरे पास में देखो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4, स्टिल अभी मुझे कितने क्वेश्चन की जरूरत है, एक क्वेश्चन की जरूरत है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा, तो क्या था, व्हाट इज लीज फाइनेंसिंग, तो आपको ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है, लीज फाइनेंसिंग क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर जब मैं 8th पे गया, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन मिला था, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन आता था, बट मुझे इसमें श्योरिटी नहीं थी, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने इसको टच ही नहीं किया। मैं जब क्वेश्चन नंबर 9 पे गया, तो मुझे ये वाला क्वेश्चन भी आता था, तो मुझे इसमें क्या क्या आता था, कि मैं डिविडेंड पॉलिसी करने वाला था, और मैं कैपिटल स्ट्रक्चर करने वाला था, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें 2 ही करने थे, ठीक है, लेकिन मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन, एक मैंने फिर ये वाला चूज़ कर लिया था, ठीक है। फिर मैंने एक ये वाला अपने चूज़ कर लिया था, न्यूमेरिकल्स मैं करूँगा ही करूँगा भैया, ये वाला अपना एक तो न्यूमेरिकल करूँगा ही। फिर मुझे और भी ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे से आते थे, तो इसके लिए फिर मैं 9th वाले पे नहीं गया, मैंने ये वाले क्वेश्चन अपने यहीं पे ख़त्म कर लिए, ठीक है। तो देखो अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को छोड़ना है और किस तरीके से चूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत चूज़ किया, तो आपको पूरे पूरे 20 नंबर चले जाएंगे। जिस तरीके से 8 नंबर में मुझे बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं थी, अगर मैं ये वाला चूज़ कर लेता और मैं 7th वाला छोड़ देता, तो मेरे 80 नंबर नहीं आ सकते थे, मेरे कितने ही नंबर आते, हालांकि मेरे हो सकते थे कि मेरे पूरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, तो मेरे कितने 50 नंबर के लगभग ही बनते, ठीक है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता ना, तो मेरे तो इतना स्कोर कर ही नहीं पाता। तो लेकिन मुझे 9th वाला भी आता था, तो मैं क्या 9th वाला भी चूज़ कर सकता था, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे वाले क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आता था। अब देखो आप न्यूमेरिकल में क्या ना, न्यूमेरिकल में हमको एक रफ शीट मिलती है पीछे, आप ना उस वाली रफ शीट को जाकर पहले काट दो, ठीक है। वहाँ पे लिखा होता है हालांकि रफ वर्क, तो कोई जरूरत नहीं थी, पर मैं काट देता हूँ। आप ना यहाँ पे जाके छोटे छोटे सा फॉर्मूले लिख लो अपने पेपर में जाते ही, जैसे इसमें क्या आया था मेरा, EBIT का फॉर्मूला था, ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, तो मैंने जल्दी से क्या, मैंने उसमें नहीं, मैंने इसी में फॉर्मूले लिख लिए थे अपने जाते ही। सबसे पहले मैंने फाइनेंशियल लीवरेज के लिख लिया था, EBIT अपन EBT, ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए था कॉन्ट्रीब्यूशन अपन EBIT, ब्रेक इवन पॉइंट का मैंने लिख लिया था, इसमें PV रेशियो अपन क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला किया था। अब मेरे पास जब फॉर्मूले सारे हो गए, तो मुझे क्या कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, तो मैं क्या किया, फिर मैंने अटैम्प्ट कर दिया अपना क्वेश्चन पूरा। अब देखो इस तरीके से आपको क्या क्वेश्चन को पूरा अटैम्प्ट करना है। कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड है क्या इसमें, कुछ भी नहीं यार, इतना इजी तरीके से मतलब आप क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट करो, चूज़ करो और अटैम्प्ट कर दो, जो भी कोई आपको अच्छा लगता है उसको,
अब आप हमारे चलो अब अपन लोग क्या करेंगे, कल से अपनी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कितने 5-5 या 6-6 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के सबसे पहले लेके आएंगे, सो दैट आप लोग मतलब क्या एक एक दिन में 5-5 6-6 क्वेश्चन को अच्छे से याद करो और बहुत ज़्यादा कुछ भी आपको हार्ड नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए, आपके ग्रुप वगैरह जो भी कुछ है उन तक पहुंचाइए। बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस आप लोगों को एक पूरा का पूरा ओवरव्यू, किस तरीके से आपको पेपर लिख के आना है, अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, आप लोगों को बता रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक करके, आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा और आप अच्छा स्कोर भी करेंगे इस वाले पेपर में। और आप सभी स्कोर मतलब पेपर में 75 नहीं तो 70+ तो 100% स्कोर करेंगे अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।